तो चलिए स्टूडेंट, लेकर के आए हूँ एक और इंटरेस्टिंग क्लास। और ये जो क्लास है पर्टिकुलर, ये आपकी लास्ट क्लास रहेगी चैप्टर फर्स्ट के लिए, जिसमें हम डिस्कस करेंगे कोरोजन। और कोरोजन के बाद में इसी क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे रेन एसिडिटी को भी। इससे पहले लगभग हमने 7 या 8 क्लास कंडक्ट करवाई है, जिसके अंदर मैंने डिटेल के अंदर हर एक पॉइंट को समझाने की कोशिश करी है। तो अब जो है बाकी सारी बातों को साइड में रख करके स्टार्ट करते हैं कोरोजन। बट जिन बच्चों ने नहीं देखी हैं वो वीडियोस या नहीं देख पाए हैं या जिनको पता नहीं था, उनको मैं रिकमेंड करूंगा कि चैनल का जो वीडियो सेक्शन आता है उसके अंदर जब आप स्विच करोगे तो वहाँ पर 1 बाय 1 आपको सारी क्लासेस लगातार मिल जाएंगी। ऊपर क्लास के नंबर लिखे हुए हैं 1 2 3 4, तो उस सीक्वेंस के अंदर आप सारे जो है वीडियोज़ देख सकते हो। अगर पर्टिकुलर टॉपिक वाइज अगर आप वीडियो देखना चाह रहे हो तो थंबनेल के ऊपर टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलेंगे वीडियोस के नाम कि कौन सी वीडियो के अंदर मैंने कौन से टॉपिक को डिस्कस करवाया, तो वैसे भी आप देख सकते हो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। कोरोजन क्या होता है बेटा? कोरोजन एक प्रोसेस होती है जिसमें मेटल को कोरोड कर दिया जाता है। अब कोरोड करने का मतलब थोड़ी देर बाद में मैं आपको समझाऊंगा कि कोरोड करने का मतलब क्या होता है, बट अभी सिंपल आसान शब्दों में आप ये समझो कि जब एक मेटल कोरोड हो जाता है तो उसे कहा जाता है कोरोजन। अब मेटल कोरोड होने का क्या मतलब है सर? तो कोरोड होने का मतलब ये होता है कि जब मेटल अपने सराउंडिंग एटमॉस्फेयर के अंदर कुछ सब्सटेंस जैसे कि मॉइस्चर, एसिड और बेस, इनसे जब वो रिएक्ट करता है तो मेटल की आउटर मोस्ट सरफेस जो होती है वो डैमेज हो जाती है। इसी को बोला जाता है मेटल का कोरोड होना। और जब ये प्रोसेस होती है तो उसको बोल देते हैं हम मेटल कोरोजन, कि मेटल जो है वो कोरोड हो रहा है तो मेटल कोरोजन हो रहा है। ये सारा आपका कंसेप्ट है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन आप चलते हैं। When a metal is exposed to substance such as moisture, acid, etc. for some time, a layer of hydrated oxide is formed which weakens the metal and hence metal is said to be corrode. यहाँ 2-3 शब्द आप ध्यान देना कि एक तो मेटल को हम एक्सपोज करेंगे। एक्सपोज करने का मतलब होता है कि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आएगा कुछ सब्सटेंस के, जैसे कि आपका मॉइस्चर है, मॉइस्चर के कांटेक्ट में वो आ सकता है, किसी स्ट्रॉन्ग एसिड या किसी स्ट्रॉन्ग बेस के वो कांटेक्ट में आ सकता है कुछ समय के लिए। और जब ये कांटेक्ट में आएगा कोई भी मेटल ऐसे सब्सटेंस के, तो होगा क्या, एक हाइड्रेटेड ऑक्साइड की लेयर फॉर्म हो जाएगी मेटल के ऊपर, जो कि मेटल की अपर सरफेस को वीक कर देगी और अल्टीमेटली मेटल को वो कोरोड बना देगी। और जो कोरोड मेटल होगा वो जो आपका मेटल का जो कोरोड होना है, इस प्रोसेस को हम क्या कह देंगे फिर? कोरोजन कह देंगे। आई एम श्योर कि आपको ये डेफिनेशन समझ में आ गई है। अब हमारे 3 मेटल के एग्जाम्पल दे रखे हैं बुक के अंदर, और उन 3 मेटल के एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से समझने हैं। तीनों मेटल्स के ऊपर क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं हमारे एग्जाम के अंदर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आयरन की। आयरन जिसका सिंबल होता है Fe, अभी तक याद हो गया होगा आपको। आयरन के केस में क्या होता है बेटा? आयरन के केस में आयरन के लग जाता है आपका रस्ट, जिसको बोलते हैं हिंदी में जंग। तो ये हम किस नाम से पढ़ते हैं? हम पढ़ते हैं इसको रस्टिंग ऑफ आयरन से, जिसमें हम बेसिकली ये पढ़ेंगे कि किस तरीके से आयरन जो है वो कोरोड हो जाता है। तो सब जानते हैं कि जब आयरन जो होता है वो जब मॉइस्चर के कांटेक्ट में आता है तो क्या होता है, उसके ऊपर जंग लगना स्टार्ट हो जाती है। और ये जो जंग लगती है बेटा, इसको साइंटिफिक वे के अंदर बोला जाता है आपका Fe2O3, जिसका मतलब रीड आप करेंगे आयरन थर्ड ऑक्साइड से। और इसका कंप्लीट फॉर्मूला मैंने लिख रखा है इस जगह पर। ये इसका कंप्लीट हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ये इसका कंप्लीट फॉर्मूला है। अब समझने वाली कौन कौन सी बातें हैं ये सुन लो, सीधा टू द पॉइंट चलेंगे हम। एक तो आपको पता होना चाहिए कोरोजन की डेफिनेशन, जो अभी मैंने ऊपर आपको रीड करवा दी। उसके बाद में अगर आपके रस्टिंग ऑफ आयरन से कोई भी क्वेश्चन बनता है तो एक तो आपको ये रिएक्शन आनी चाहिए, ये पूरी रिएक्शन आनी चाहिए, जिसमें हमने ये दिखा रखा है कि किस तरीके से आयरन ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करके रस्ट फॉर्म कर लेता है। एक आपको पता होना चाहिए कि ये जो रस्ट फॉर्म होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है, तो Fe2O3 इसका फॉर्मूला है। एक इसका कलर आपको पता होना चाहिए। कलर के ऊपर काफ़ी बार क्वेश्चन बनते हैं, तो इसका कलर होता है बेटा आपका रेडिश ब्राउन कलर। ये 2-3 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, व्हेन आयरन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद मॉइस्चर अ रेडिश ब्राउन लेयर अपीयर्स विच इज़ कॉल्ड रस्ट, और इसका फॉर्मूला ये है। जिन बच्चों को नहीं पता कि मॉइस्चर क्या होता है वो भी सुन लो कि मॉइस्चर बेटा ये होता है कि जब आप ऑक्सीजन के साथ में वाटर ड्रॉपलेट जब आ जाती हैं तो इसको बोला जाता है मॉइस्चर, जिसको हिंदी में हम नमी बोलते हैं। वही होता है आपका मॉइस्चर।
तो जब आप किसी मॉइस्चर वाले एनवायरनमेंट में आयरन को रख करके छोड़ दोगे तो उसके ऊपर आपको एक रेडिश ब्राउन कलर की लेयर जो है वो फॉर्म होते हुए दिखाई देगी ओवर द टाइम, और उसी लेयर को हम बोलेंगे कि वो क्या है, आपका रस्ट है। और जब रस्ट उसके ऊपर लगेगी तो वो आयरन जो है वो कोरोड हो जाएगा और वो कोरोडेड आयरन कहलाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आई है फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड मेटल जो है हमारा वो आता है सिल्वर। अब सिल्वर वैसे तो बेटा नॉन रिएक्टिव एलिमेंट है, वो जल्दी से किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करता, बट एक चीज़ है जो सिल्वर के साथ रिएक्शन करती है, उसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो होता है बेटा आपका H2S, और इसका H2S का नाम होता है आपका हाइड्रोजन सल्फाइड। और ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको, ये भी बेटा हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर होती है, एक तरीके की एटमॉस्फेरिक गैस ही है, ये भी एटमॉस्फेयर के अंदर होगी। ठीक है, अब जब ये आपका सिल्वर के साथ में रिएक्शन करेगी तो ये एक ब्लैक कलर की कोटिंग जो है वो सिल्वर के ऊपर बना देगी, और उस ब्लैक कलर की कोटिंग को हम बोलेंगे सिल्वर सल्फाइड, जिसको फॉर्मूला के अंदर हम लिखेंगे Ag2S। तो ये जो दो बातें हैं आपको, एक तो सिल्वर सल्फाइड का नाम याद रखना है जो कि आपके क्या होगी, एक तरीके की ब्लैक कोटिंग होगी जो कि डिपॉजिट हो जाएगी आपके किसके ऊपर, सिल्वर के ऊपर। और एक आपको याद रखना है कि सिल्वर ने रिएक्शन किसके साथ में करी, तो वो करी थी आपकी हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ में, जो कि एटमॉस्फेयर के अंदर होती है। अगर मैं इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल देने की कोशिश करूं तो आप देखोगे कि सिल्वर के जितने भी आपके गहने होते हैं वो ओवर द टाइम ब्लैक होना स्टार्ट हो जाते हैं, उनके ऊपर एक ब्लैक कलर की लेयर डिपॉजिट होने लग जाती है। फिर उनको जब हम साफ़ करवा करके लाते हैं सुनार की दुकान से तो वो बिल्कुल नए जैसे दिखने लग जाते हैं। तो फिर क्या होता है, उस टाइम पे ब्लैक कलर की कोटिंग को उसके ऊपर से हटा दिया जाता है एक्वारिगा सॉल्यूशन के अंदर डाल करके। एक्वारिगा सॉल्यूशन हम एसिड बेस एंड सॉल्ट वाले चैप्टर में डिटेल के अंदर डिस्कस करेंगे। बाकी इसको यूँ समझ सकते हो अभी के लिए आप कि इसमें सिल्वर के ऊपर एक ब्लैक कलर की जो कोटिंग बन जाती है वो होता है आपका सिल्वर का कोरोजन होना। ठीक है, तो क्वेश्चन कौन कौन से ध्यान में रखने हैं आपको, एक याद रखना है इस रिएक्शन को, ये पूरी रिएक्शन आपको याद रखनी है। इसके अलावा हाइड्रोजन सल्फाइड ये एक गैस है जिसमें रोटन एग लाइक स्मेल आती है, और ये जो है सिल्वर को कोरोड बनाती है। और कोरोड होने के बाद में क्या होता है, सिल्वर का एक ब्लैक कलर की कोटिंग आ जाती है जो कि आपका होती है सिल्वर सल्फाइड की। ठीक है, आई होप कि ये वाला टॉपिक भी आपको समझ में आया है। उसके बाद में एक और मेटल जो थर्ड मेटल है हमारा वो आता है कॉपर। तो कॉपर के साथ में क्या होता है बेटा, कॉपर जो है वो बना लेता है आपका ग्रीन कलर की कोटिंग। ये कलर्स जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इन कलर्स को भी याद रखते हुए चलना। फर्स्ट टॉपिक में हमने पढ़ा था रेडिश ब्राउन कलर की कोटिंग को, सेकंड में हमने पढ़ा है ब्लैक कलर की कोटिंग को, और थर्ड में अब हम पढ़ रहे हैं ग्रीन कलर की कोटिंग को। तो यहाँ हम देखते हैं कि जो हमारा कॉपर है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ और वाटर के साथ, जो कि ये तीनों चीज़ें ही हमें मिलेगी एटमॉस्फेयर के अंदर। तो इन तीनों चीज़ों के कांटेक्ट में आने से कॉपर जो होता है वो रिएक्शन करके कोरोड हो जाता है, और कोरोडेड कॉपर को हम बोलते हैं आपका CuCO3 कॉपर कार्बोनेट। और कॉपर कार्बोनेट जो है वो आपका बना लेता है ग्रीन कलर की कोटिंग, जिसको हम ग्रीन सब्सटेंस बोल रहे हैं, वो क्या है आपका कॉपर कार्बोनेट। तो इसमें भी आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है। सबसे पहले इस रिएक्शन को याद रखना है, उसके बाद में कलर आपको याद रखना है कि कलर कौन सा बनता है कॉपर में, ग्रीन कलर की कोटिंग बन जाती है। ये ग्रीन कलर की कोटिंग कौन सा सब्सटेंस बनाता है, कॉपर कार्बोनेट बनाता है, जिसको बेसिक कॉपर कार्बोनेट कहा जाता है। और एक आपको ध्यान देना है कि कॉपर रिएक्शन किसके साथ में करता है, तो ये करता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में, ऑक्सीजन के साथ में और वाटर के साथ में। कुछ बुक के अंदर ब्लूइश ग्रीन कलर की कोटिंग दिखा करके रखते हैं, वो भी बिल्कुल ठीक है बेटा, केवल ग्रीन नहीं ब्लूइश ग्रीन भी ये बना लेता है कभी कभी, तो आप इसको ब्लू ग्रीन कोटिंग बोल सकते हो। ठीक है, तो वो दिक्कत नहीं है कोई भी कि आप बोल दोगे कि सर ये तो गलत बता दिया, ब्लू ग्रीन कोटिंग थी। ब्लू ग्रीन भी याद रख सकते हो या ग्रीन भी याद रख सकते हो। ठीक है, ब्लू ग्रीन कोटिंग आएगी यहाँ पर। ब्लू ग्रीन कोटिंग आ जाएगी यहाँ पर। तो इस तरीके से ये थे हमारे सारे तीनों मेटल्स। तीनों मेटल्स एक बार फिर से देख लो,
और स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। फर्स्ट में हमने समझा आयरन को, सेकंड में हमने समझा सिल्वर को, और थर्ड में हमने समझा है कॉपर को। कॉपर का भी एक लाइव एग्जांपल अगर आप देखोगे तो पुराने जो बर्तन आते हैं कॉपर के, अगर आपके घर में रखे हुए होंगे दादा या परदादा जी वाले टाइम के बर्तन, तो उन वेसल्स, कॉपर वेसल्स में आप देखोगे कि कॉपर वेसल्स को जब लंबे समय तक साफ नहीं किया जाता तो वो कॉपर वेसल्स धीरे धीरे ग्रीन होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो वो ग्रीन क्यों हो जाते हैं? क्योंकि उसके ऊपर कॉपर कार्बोनेट की कोटिंग जो है वो डिपॉजिट होने लग जाती है। नेट के ऊपर आप इसकी इमेज देख सकते हो, कोरोडेड कॉपर की, कोरोडेड सिल्वर की और कोरोडेड आयरन की। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं हमारे चैप्टर के लास्ट टॉपिक पर, जो कि है रेनेसिडिटी। Now, according to the definition, when oil and fat containing food react with atmospheric oxygen, it gets oxidized and the taste and smell of the food change. और जब ये फूड का टेस्ट और स्मेल चेंज हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि वो फूड क्या हो चुका है, आपका रेनेसिड हो चुका है, अब खाने लायक नहीं बचा। हिंदी में दोबारा से इसको समझाने की कोशिश करूँगा। जितने भी हमारे ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड्स होते हैं, जिनमें ऑयल है या फिर जिनमें फैट है, फैट या ऑयल कंटेनिंग फूड होते हैं, फॉर एग्जांपल आपके चिप्स वगैरह जितने भी होते हैं, इनके अंदर क्या होता है कि ये जो फूड होते हैं ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन कर लेते हैं और क्या हो जाते हैं, ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ऑक्सीडाइज हमारे लिए बेटा नया वर्ड नहीं है, रेडॉक्स रिएक्शन में अभी हम समझ करके आए हैं। ऑक्सीडाइज होने का मतलब होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, और हम यहाँ पर ये बोलना चाह रहे हैं कि भाई जो हमारा ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड होगा उसमें ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। ठीक है, बट जब ऑक्सीजन उनमें ऐड होगी तो उससे होगा क्या? उससे होगा ये कि जो फूड का ओरिजिनल टेस्ट था और उसमें जो ओरिजिनल स्मेल थी वो बेटा बिल्कुल ही बदल जाएगी और वो पूरा की पूरा फूड जो होगा वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ये आप लाइव देख भी सकते हो कि कभी आपने चिप्स का पैकेट खोला होगा और खोल करके उसको यूं ही रख करके छोड़ दिया होगा, तो ये 2 या 3 दिन बाद में जब आप उसको जा कर के संभालोगे तो ना तो उसमें पहले जैसा टेस्ट बचेगा, ना उसमें वो पहले जैसी क्रंचीनेस बचेगी, वो बिल्कुल एकदम सॉफ्ट हो जाएगी, और ना ही उसमें स्मेल पहले जैसी रहेगी, एकदम गंदी स्मेल आना उसमें स्टार्ट हो जाएगी। तो वो एक एग्जाम्पल होता है आपका फूड का रेनेसिड हो जाना। ठीक है, अब इसी टॉपिक में कुछ मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन आपको समझने चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी अप्रोच है, कौन कौन से ऐसे मेथड हैं जिससे हम ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड को बचा सकते हैं रेनेसिड होने से। तो इसमें कुछ मेथड्स मैंने दे रखे हैं, जैसे कि बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट। ये सबसे फर्स्ट आप काम कर सकते हो कि उनमें आप एंटीऑक्सीडेंट ऐड कर सकते हो। अब क्वेश्चन बनेगा कि सर ये एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं? तो बेटा ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं, सुनना ढंग से क्योंकि मैं इसको पूरे को लिखूंगा नहीं, ये ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो ऑक्सीजन को किसी भी चीज़ में ऐड होने से रोकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल याद रखना, एक ही एग्जाम्पल बता रहा हूँ मैं यहाँ पर, नाइट्रोजन गैस, ये एक ही एग्जाम्पल है, याद रखना। नाइट्रोजन गैस क्या है? एक आपका एंटीऑक्सीडेंट है। जो आपके चिप्स वगैरह के पैकेट्स आते हैं वो बिल्कुल फूले हुए आते हैं, तो उनके अंदर बेटा आपका नाइट्रोजन गैस ही फिल करी जाती है इस अप्रोच के साथ में कि नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन को इन चिप्स के कांटेक्ट में नहीं आने देगी, और जो आपकी चिप्स होगी वो ऑक्सीडाइज नहीं होगी, रेनेसिड नहीं होगी। तो ये आपका पहला तरीका था कि आप एंटीऑक्सीडेंट का यूज़ करके किसी भी ऑयल एंड फैट कंटेनिंग फूड को ख़राब होने से बचा सकते हो। दूसरा तरीका है कीपिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर। आप जब उस फूड को पैक कर रहे हो तो पैकिंग करते टाइम पे उसको एयर टाइट कंटेनर के अंदर पैक करो ताकि फर्दर ऑक्सीजन उसमें आ ना सके और रिएक्शन उसकी हो ना सके। थर्ड आपका आता है वैक्यूम पैकिंग। वैक्यूम पैकिंग भी एक तरीका होता है एयर टाइट कंटेनर का ही, बस में अंतर ये होता है कि एयर टाइट कंटेनर में भी कुछ अमाउंट में एयर रह जाती है, बट जब हम वैक्यूम पैकिंग करते हैं तो वैक्यूम पैकिंग के अंदर की जितनी भी पैकेट में जितनी भी एयर होती है उसको सक करके पंप से बाहर निकाल लिया जाता है और अंदर थोड़ी सी भी एयर जो है वो नहीं छोड़ी जाती है। ठीक है, तो ये जो आपके देखने को मिलेगा, अगर इसका एग्जांपल दूं मैं तो खजूर के जो पैकेट आते हैं हमारे, उसकी करी जाती है आपकी एयर टाइट पैकिंग। ठीक है, उसके बाद में अगली जो है वो है आपका रिप्लेसिंग एयर बाय नाइट्रोजन। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ कि एंटीऑक्सीडेंट जैसे कि नाइट्रोजन ये आप यूज़ करके बचा सकते हो खाने को। और एक लास्ट जो सभी के घरों में होता है रेफ्रिजरेशन, यानी कि खाने को फ्रिज में रख करके भी हम बचा सकते हैं उसको खाना ख़राब होने से। तो ये कुछ अप्रोच थी जो आपको किस तरीके से याद रखनी, इनको आप याद रखोगे मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन से। ये जो नाम मैंने लिख रखा है मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन, इससे आप याद रखना कि ये 5 पॉइंट है। उसके बाद में एक जो है आपका सवाल पूछा गया था
जो कि पूछा गया था कोरोजन वाले टॉपिक से। कोरोजन में जब आयरन का कोरोजन होता है जिसको हम रस्टिंग बोलते हैं, तो रस्टिंग से प्रिवेंशन के क्या मेथड्स हैं, तो ये भी आप सुन लो। एक आता है बेटा आपका बाय अप्लाइंग पेंट, यानी कि कोई भी आयरन आर्टिकल है उसके ऊपर आप ऑयल पेंट अप्लाई कर दो तो आप उसको बचा सकते हो। इसमें लॉजिक ये लगाते हैं कि आयरन जो है वो डायरेक्ट एक्सपोज नहीं होगा एयर में, और जब वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं आएगा मॉइस्चर के तो वो कोरोड नहीं होगा। दूसरा मेथड आता है आपका बाय अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस। अगर कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर आप ऑयल और ग्रीस का यूज़ कर सकते हो तो वहाँ पर आपको ऑयल और ग्रीस लगा देनी है मेटल के सरफेस पर। फॉर एग्जांपल आप देखते हो कि जो आपके व्हीकल्स में जो चेन आती है, टायर और इंजन को जो कनेक्ट करती है चेन, उसके ऊपर आप ऑयल और ग्रीस लगा हुआ देखोगे। डोर्स के जो हिंज आते हैं जहाँ से डोर जो है वो ओपन एंड क्लोज होता है, उन जगहों पर आप देखोगे कि ग्रीस डाली हुई आती है। तो वो क्या होते हैं, ऐसे पार्ट होते हैं जहाँ पर आसानी से जंग लग सकती है, तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप ऑयल और ग्रीस लगा सकते हो। इसके अलावा एक वेल नोन तरीका होता है गैल्वेनाइजेशन का, जो आपने शायद 8th क्लास में पढ़ा भी है। गैल्वेनाइजिंग का मतलब होता है बेटा जिंक मेटल की एक लेयर को आयरन के ऊपर लगा देना, क्योंकि इसमें लॉजिक ये है कि ये जो हमारा जिंक है ना, ये मेटल आपका जल्दी से कोरोड नहीं होता, ये रिएक्शन ही नहीं करता मॉइस्चर के साथ में, एसिड बेस के साथ में, सॉरी एसिड बेस नहीं, मॉइस्चर के साथ में। तो ये मॉइस्चर के साथ में रिएक्शन ही नहीं करता, तो देखा यह जाता है कि आपका जो भी आयरन आर्टिकल होगा उसके ऊपर आप एक पतली सी लेयर जिंक की लगा दोगे, जिसके कारण क्या होगा, आपका मेटल जो है, आयरन जो है वो डायरेक्ट आपका कांटेक्ट में नहीं आएगा मॉइस्चर के, और वो प्रिवेंट हो जाएगा रस्टिंग से। और एक लास्ट अप्रोच आप कर सकते हो अलोइंग की। अलोइंग का मतलब होता है बेटा अलॉय बना देने से। अब मैं उम्मीद करते हुए चल रहा हूँ कि आपने अलॉय जो है वो जानते हैं। अलॉय क्या होता है, आपका मेटल मेटल का या फिर मेटल नॉन मेटल का मिक्सचर होता है। ये भी हमारे किसी ना किसी चैप्टर में आगे वापस से आएगा, तो मैं उस टाइम पे आपको दोबारा से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। अभी जस्ट आप इन नाम को याद कर लेना। एक और मेथड होता है जो मैं शायद या लिखना भूल गया, उसको हम बोलते हैं एनोडाइजिंग। एनोडाइजिंग तो वो भी एक मेथड होता है जिसके अंदर, ये मेथड पर्टिकुलरली एल्यूमिनियम के लिए ही यूज में लिया जाता है, इसलिए शायद मैंने यहाँ पर नहीं लिखा, तो आप भी एक बार इसको हटा ही दो, ये मेथड रहने देना। ये जो इतने मेथड्स मैंने बताए हैं, 4 मेथड बताए हैं मैंने प्रिवेंशन के रस्टिंग से, तो ये 4 मेथड बेटा अच्छे से याद कर लेना। और इसी टॉपिक के साथ में हमारा फर्स्ट चैप्टर जो है वो कंप्लीट होता है। और उम्मीद मैं आपसे ये करता हूँ कि जितने भी क्लासेस हमने अभी तक करी हैं वो आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। और इसी अप्रोच के साथ में मैं अब जो है अगली क्लास में आपको करवाने वाला हूँ एक्सरसाइज सॉल्यूशन, और उसमें हम मिलते हैं आपको सॉल्यूशंस के साथ में। थैंक यू।